देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हमें जो है एक ऐसा ट्रिक बताइए, धांसू ट्रिक, गमछा धार ट्रिक, कि हम समास को जो है सिर्फ 2 मिनट में क्या करें, पहचान सके। चलिए हम आप लोग के सामने जो है समास को पहचानने के लिए पूरा जो है 2 मिनट का ट्रिक लेकर आए हैं। इसको आप पढ़ते के साथ कौन सा समास है, ठीक है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय को बिना जो है वेस्ट किए हुए। तो देखिए हमारा सबसे पहले है कि समास किसको कहेंगे, शुरुआते हैं समास किसे कहेंगे। तो देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाला शब्द को समास कहते हैं। अगर कोई दो या दो से अधिक आपका जो है, ठीक है, पद मिलते हैं और उन पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी। देखिए इसमें दो शब्द है, एक गगन है और एक आपका क्या है, चुंबी, मतलब गगन को चुमने वाला। अगर पूछा जाए और उदाहरण में देखा जाए, देवालय, देवालय, इसका आप संधि विच्छेद करिएगा तो कैसा आएगा, देव, देव का मतलब घर, और इसके साथ लगा हुआ है आलय, ठीक है, देव का मतलब होता है देवता और आलय मतलब होता है घर, ठीक है। तो देवता के घर को क्या बोलेंगे, देवालय कहेंगे। अगर और उदाहरण लिया जाए तो राजकुमार, ठीक है, तो इसमें आपका राज है अलग और कुमार है अलग। देखिए सब में आपका दो दो पद है, राज कुमार, देव आलय, गगन चुंबी। ये हमारे जो शब्द जो मिलकर बने हैं दो या दो पदों से, इसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो समास में दिक्कत नहीं है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए समास के भेद, तो समास के 6 भेद। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है, और पांचवा आपका द्वंद्व समास, और छठा आपका होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो समास के 6 भेद, पहला आपका तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका कर्मधारय समास, और चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास, और छठा आपका बहुब्रीहि समास। अब एक एक समास के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक समास के पहचानने का ट्रिक पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास कहेंगे किसको, अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे। तो हर एक समास के भेद के जो है परिभाषा जानेंगे और उसके पहचानने का क्या जानेंगे, नियम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं किसकी ओर, अव्ययी भाव समास की ओर। तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या कहता है। अव्ययी समास लिखा हुआ है कि जिस समास में पहला पद अवयव हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी समास। जिस समास का पहला पद क्या होना चाहिए, अवयव, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान, उसे हम कौन समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास। आपके परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि जिस समास का पहला पद अवयव है और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहेंगे, तो कौन समास कहेंगे, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अच्छा अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए देखिए लिखा हुआ है, जिस समास शब्द का शुरुआत यथा से हो, प्रति से हो, आ से हो, भर से हो, अनु से हो, नीर से हो, प्र से हो, अनु, अच्छा अनु, अनु अनु दो जगह लिखा गया, अनु, बे, यावत और हर, इन सब शब्दों से शुरुआत होने वाले शब्द, ये सब आपका अवयव है। यथा, प्रति, आ, भर, अनु, नीर, प्र, बे, यावत, हर, ये सब क्या आपका अवयव है। अगर इन अवयवों से कोई शब्द की शुरुआत होती है, मतलब कोई शब्द के पहले अगर ये सब जुड़े रहेंगे अवयव, ये जितने अवयव देख रहे हैं आप, ये सब अवयव अगर क्या हैं, जुड़े हैं कोई शब्द के पहले, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगर कोई शब्द है और उन शब्दों के पहले यथा, प्रति, आ, भर, अनु, नीर,
प्रा, बे, यावत, हर, ये सब अवयव अगर जुड़े हैं तो आपको समझ लेना है कि वो हमारे समास कौन से हैं, अवयवी भाव समास। देखिए उदाहरण आपके सामने है, देख रहे यथा है शुरू में जुड़ा हुआ, यथाशक्ति, तो कौन सा समास हुआ, अवयवी भाव समास। यहाँ देखिए प्रा लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी प्रति है, यहाँ प्रति कौन समास हुआ, अविभाव समास। देखिए यहाँ अ है, कौन समास, अविभाव समास। यथा लगल है, अविभाव समास। अनु है, अविभाव समास। देखिए यहाँ भर लगल है, अविभाव समास। प्रति है, अविभाव समास। हाथों हाथ, ये देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, जब भी आपको ऐसा शब्द मिले कहीं पर, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो ये सब शब्द हमेशा जो है वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं, अव्ययी भाव समास। कहीं पर आपको ऐसे शब्द देखने को मिले, ठीक है, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो ये हमारे कौन से समास होंगे, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का ट्रिक बता दिए कि जिन शब्दों का में अवयव जो है यथा, प्रति, आ, भर, अनु, नीर, प्र, बे, यावत, हर लगा रहेगा, वो हमारा कौन समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसे कि मान लीजिए कि अगर जो है बेकार लिखल है, समझिएगा कौन सा समास आपका, अव्ययी भाव समास। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे समास की ओर। दूसरा आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास का परिभाषा लिखा हुआ है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर कोई समास है और उस समास का पहला पद प्रधान ना होके दूसरा पद प्रधान होगा, तब उसे हम कौन समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। और इन समास के बीच में हमारा जो है कारक चिन्ह क्या होता है, छिपा रहता है। मतलब जिस समास को विग्रह करने पर, ठीक है, हम बताते हैं विग्रह कैसे होगा, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए। कारक चिन्ह कौन कौन, ठीक है, कर्ता, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, प्रदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है जी हरे, ठीक है। अगर इन सब चिन्ह में से कोई भी चिन्ह आपको नजर आ जाए, को, से, कोलिए, से, का, के, की, रा, रे में, पर, कहीं भी, तो समझिए कि आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है बाबू। कौन सा समास कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास कहलाएगा। कब, जब उसमें कारक चिन्ह क्या नजर आ जाए आपको, को, से, को लिए, से, का, के, की, अम्मे पर। अब देखिए बाबू, यहां भी से है कारक चिन्ह में और यहां भी से है कारक चिन्ह में, ठीक है, एक है करण से और एक है अपदान से। तो देखिए दोनों का चिन्ह तो सेम है पर दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट यह है कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं तब वहां पर इस्तेमाल करते हैं करण कारक का साथ के लिए, जैसे राम सीता के साथ बन गई, ठीक है। वह लड़का कलम से लिखता है, कलम से लिख रहा मतलब से, मतलब कलम से, तो कलम और हरा दोनों एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है, मतलब साथ में है। तो जब कोई जो है, ठीक है, कहीं पर से नजर आ जाए कारक व्यक्ति, तो समझिएगा कि वो दोनों जो है वस्तु एक दूसरे के कहा है, संपर्क में है। और यदि जिससे जुदाई का बोध हो, जुदाई, ठीक है, अलग होने का, अलग, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिछड़ने का बोध हो, तो उसे हम बोले वहां लगेगा आपका कौन सा विभक्ति, अपदान कारक। जैसे देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहां देखिए बाबू, हिमालय से गंगा निकल रही है, निकल रही है मतलब जुदाई का बोध है, उसका बोध कराएगा जुदाई का। इसे हम कहें कि हमारे यहां से कोई चला गया, चला गया मतलब जुदाई का बोध, ठीक है, किसका बोध कराएगा, जुदाई का बोध कराएगा, ठीक है। तब यहां पर कौन सा आपका कारक हुआ, से ही विभक्ति है, पर यहां पर आपका लगा अपदान कारक, अपदान कारक, ठीक है। तो अगर जो है कहीं पर जुदाई का बोध हो, ठीक है, तब हमारा लगेगा अपदान कारक,
और यदि साथ का बोध हो तब वो हमारा लगेगा करण कारक। इसका उदाहरण देख लीजिए करण कारक का। वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। जब कलम से लिखेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वह कलम से लिखता है, तो कलम से लिख रहा तो पकड़ के लिख रहा। हम लोग पकड़ के लिखते हैं अपने हाथ से, तो कलम हमारे हाथ के साथ जुड़ा रहेगा, तब ये हमारा यहाँ पर से विभक्ति जो है वो किसको बोध कराएगा? करण कारक को संबोधित करेगा। करण कारक को क्या करेगा? संबोधित करेगा। इसमें दिक्कत नहीं है। करण कारक कौन होगा और कौन हमारा जो है कब अपदान कारक होगा, तो समझ गए आप। अगर जुदाई का बोध करा रहा है तब अपदान कारक है, और यदि साथ में है तब कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम समास की ओर। देखिए हमारा पहला उदाहरण दिया गया है प्रयोगशाला। ठीक है, तो प्रयोगशाला हम लोग उसको कहते हैं जहां पर किसी चीज का जो परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है। ठीक है, तो प्रयोग करने के लिए प्रयोग का शाला, शाला मतलब घर। ठीक है, मतलब जहां पर प्रयोग किया जाए। तो देखिए यहां पर आपका कौन सा विभक्ति आया? का विभक्ति आ गया। अब का विभक्ति आएगा मतलब आपका जो है कारक विभक्ति है, इसलिए प्रयोगशाला कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। कौन समास होगा बाबू? तत्पुरुष समास। और देखिए यहां देखिए राजकुमार लिखल है, आप इसका समास वगैरह करिएगा तो कैसे आएगा? राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा। कुमार का मतलब होता है बेटा, तो राजा का कुमार को क्या बोलेंगे? राजकुमार कहेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं आपका का विभक्ति आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब अगला लिखा हुआ रचनाकार। तो रचनाकार को, रचनाकार किसको कहेंगे? जो कोई चीज लिखता है उसी को तो रचनाकार कहते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज किताब को लिखा, हम रचनाकार होंगे। तो रचना करने वाला, रचना करने वाला। ठीक है, रचना करने वाला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रचनाकार कहेंगे। तो रचनाकार कौन सा विभक्ति आपका कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब देखिए मन चाह लिखा हुआ है, तो मन चाह का अगर करे आपका समास बिगड़ा तो क्या होगा? मन से चाह, तो उसको क्या बोलेंगे? मन चाह। अब देखिए यहां पर भी आपका से विभक्ति है, तो आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी लिखा हुआ है, तो हथकड़ी को अगर हम समास विग्रह करें तो क्या नजर आएगा? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब यहां भी देखिए आपका आया। ठीक है, संप्रदान को के लिए, समझ रहे बात को? ये आपका कारक विभक्ति है, तो ये हमारा कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। परीक्षा भवन, तो जहां परीक्षा पढ़ता है, तो परीक्षा का भवन, उसको क्या बोलेंगे? परीक्षा भवन कहेंगे। यहां भी हमारा विभक्ति आएगा, तो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। धनहीन को पहचान सकते हैं, धन से हीन, मतलब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो उसे बोलेंगे धनहीन। हीन मतलब ना के बराबर, तो धन से हीन। ठीक है, यहां पर से विभक्ति आया, कारक विभक्ति है, कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, धर्मवीर मतलब धर्म में वीर, मतलब जो व्यक्ति धर्म में क्या रहेगा? महान है, योद्धा है वो, उसे क्या बोलेंगे? धर्मवीर कहेंगे। तो यहां भी आपका कारक विभक्ति है, तो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो कोई भी शब्द का समास विग्रह करने पर अगर आपको बीच में लगे कि कोई भी कारक चिन्ह क्या है? छिपा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब देखिए आगे तत्पुरुष समास का ही एक और भेद होता है, नई समास। कौन सा समास? नई समास। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उदाहरण दे देगा अब बोलेगा कि कौन सा समास है। तो नई समास का मतलब होता है कि जिस समास से नकारात्मक का बोध हो, नकारात्मक तो ना होने का बोध हो, तो जो समास शब्द से आपका जो है ना का बोध कराएगा उसे हम बोलेंगे नई समास कहेंगे। कौन समास कहेंगे? नई समास। जिस समास से जो है, ठीक है, नकारात्मक का बोध होगा उस समास को हम कौन सा समास कहेंगे? नई समास कहेंगे। इसे देखिए लिखा हुआ है कि जिस समास
जिस समास से पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जैसे कि आ जाए, अन आ जाए, ना आ जाए, गैर आ जाए और ना आ जाए, ऐसा शब्द से अगर जुड़ा रहे, मतलब शब्द जो है इन शब्दों से शुरुआत हो। ठीक है, शुरुआत में क्या होना चाहिए? आ, अन, ना, गैर और ना। तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास होगा? नई समास। अच्छा, कौन समास कहेंगे? नई समास। तो जिस समास से नकारात्मक का बोध होगा उसे हम कौन समास कहेंगे? नई समास कहेंगे। पर सामने के लिए आपका शुरुआत की अक्षरों से होना चाहिए आ, अन, ना, गैर और किसी आपका ना से, तब कौन समास कहलाएगा? नई समास। इसे देखिए, शुरुआत हो रहा है आ से, अधर्म मतलब ना धर्म। ठीक है, आपका शुरुआत हो रहा है आ से, अनहोनी, कौन सा समास कहलाएगा? नई समास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ अन है, आ नहीं है, अनहोनी। ठीक है, तो कौन सा समास? नई समास। और देखिए, यहां देखिए आ है, कौन सा समास? नई समास। आ है, नई समास। ना है, नई समास। ना है, नई समास। गैर है शुरू में, नई समास। ना है लगा हुआ, फिर भी नई समास। और आ है शुरू में, तो भी नई समास। तो आप समझ गए कि नई समास किसको कहेंगे? कि जब अगर कोई शब्द है और उन शब्दों के पहले आ, अन, ना, गैर और क्या लगा रहे? ना लगा रहे, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? नई समास कहेंगे। फिर सुन लीजिए, जिन शब्दों का शुरुआत आ, अन, ना, गैर और किसे होगा? ना से, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? आपका नई समास कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे समास की ओर। अब देखिए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कहता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, जिस समास शब्द से आपका विशेषण विशेष का बोध होगा, ठीक है, उसमें विशेषता किसी चीज के बतलाने के बारे में रहे, तब उसे हम कर्मधारय समास कहें। ठीक है, उसमें क्या आना चाहिए? विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जिससे किसी के बारे में हम विशेषता बतलाएं, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है, वो वस्तु ऐसा है, ठीक है, तब वो हमारा कौन समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। जैसे देखिए, एक उदाहरण आपके सामने है, चरण कमल। चरण मतलब होता है पैर, चरण, चरण का मतलब क्या हुआ? पैर। और कमल, कमल मतलब हमारे फूल होता है, पुष्प है कमल। तो जिसका पैर जो है चरण कमल के समान है, विशेषता बता रहे कि नहीं? पैर कैसा है? कमल के समान, तब उसे हम कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें देखिए, परमानंद, परम है जो आनंद, मतलब जो हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। विशेषता बता रहे हैं कि हमेशा क्या है? आनंद में मगन है। आनंद में मगन है मतलब कर्मधारय समास, विशेषता बतलाए। ठीक है, और उदाहरण से समझिए, यहां देखिए महादेव, ठीक है, महान है जो देव, मतलब महान है, वो श्रेष्ठ है, वो देवता क्या है? श्रेष्ठ है, उसे हम कहा गया? महादेव कहा गया। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? आपका जो है कर्मधारय समास। यहां देखिए महापुरुष, महापुरुष मतलब पुरुष कैसा है? तो महान है। विशेषता बताया कि नहीं बता रहे? पुरुष कैसा है? महान, तब कौन सा समास कहलाएगा? ये कर्मधारय समास। तो जिस समास से हम किसी की विशेषता को बतलाएं, विशेषण विशेष का संबंध को दर्शाएं, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास करेंगे। इस देखिए, कमल नयन, कमल मतलब फूल हुआ, और नयन, नयन मतलब आंख, मतलब जिस व्यक्ति का आंख जो है कमल के समान है, उसे कहा गया? कमल नयन कहा गया। तो विशेषता होता है कि नहीं? आंख कैसा है? कमल के समान, विशेषता है, कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहेगा। लाल मणि मतलब वैसा मणि जो लाल रंग का है, मणि तो है पर कैसा है? लाल, विशेषता बतला रहे हैं, कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। अधमरा जो आधा मरा है, पूरा मरल ना है, आधा, विशेषता बता रहे हैं, पूरा नहीं आधा, मरा कैसा है? आधा, विशेषता हुआ, यहाँ पर कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो जिस समास शब्द से विशेषण विशेष का संयोग हो, संबंध को दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कहीं भी आपको विशेषण विशेष आता है तो कौन समास कहलाएगा? आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है, जिससे हम किसी की क्या बताएं? विशेषता को बताएं, तो वो हमारा कौन समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। पहले आपको बता दिए अव्ययीभाव समास के बारे में, दूसरा बताएं तत्पुरुष समास के बारे में, फिर बताएं नई समास के बारे में, फिर बताएं आपको कर्मधारय समास के बारे में। अब आइए दिग्गु समास। तो दिग्गु समास कहता है कि जिस समस्त पद का
पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। संख्यावाचक कहने के बाद तो जेकरा शुरुआत संख्या से है बाबू ओकरा बोलेंगे संख्यावाचक। ठीक है, शुरुआत को जो ना चाहिए संख्या। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या है संख्या है। तो जो संख्या को बतलाएगा, जिस शब्द का शुरुआत किससे हो संख्यावाचक से हो, उसे हम कौन सा समास कहेंगे आपका, तो वो कहलाएगा आपका द्विगु समास कहलाएगा। कौन समास कहलाएगा बाबू, द्विगु समास। बस उसमें क्या होना चाहिए, संख्या का बोध होना चाहिए बाबू। बहुत गर्मी है तो संख्या का बोध कराएगा, तब क्या होगा आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सॉरी, संख्यावाचक विशेषण कह रहे हैं द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, इसे देखिए उदाहरण के रूप में, दोपहर। ठीक है, एक में कहा रहा दोपहर मतलब दोपहर दो संख्या है, आया कि नहीं, कौन समास कहलाएगा आपका द्विगु समास कहलाएगा। आंख मूंद के चुपचाप मार देंगे। त्रिलोक मतलब तीन आया, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक कहलाता है। ठीक है, चौराहा जहां से चार रास्ते मिलते हैं, चौ में रहा जहां पर रास्ता कै गो मिलेगा, चार गो, तो चार आ रहा है एकरा में संख्या, तो संख्या आ रहा है तो कौन सा समास द्विगु समास। नवरात्र, तो नवरात्र क्या कहते हैं, जेकरा में 9 दिन आते हैं ओकरा बोलते हैं नवरात्र। ठीक है, नवरात्रि लोग करते हैं 9 दिनों तक। ठीक है, तो नव जो है 9 का बोध कर रहा है, संख्या है, कौन सा समास द्विगु समास। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मतलब 5 गो। ठीक है, संख्या है, कौन सा समास द्विगु समास। सप्ताह 7 दिनों का समूह। ठीक है, 7 दिनों का समूह को क्या बोलेंगे, सप्ताह बोलेंगे, 7 दिनों का समूह। अब देख रहे हैं एकरा में 7 आया, कौन सा समास कहलाएगा आपका द्विगु समास कहलाएगा। त्रिकोण, जेकरा में कोण कै गो होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा त्रिकोण कहलाएगा, कौन सा समास कहलाएगा, ये आपका द्विगु समास कहलाएगा। तिरंगा, तिरंगा किसको कहते हैं, 3 रंगों का समूह होना चाहिए बाबू, 3 रंगों का समूह, तब वो क्या कहलाएगा तिरंगा। देख रहे हैं आपको 3 नजर आ रहा है, 3 क्या है बाबू संख्या है, और जो संख्या को बताएगा कौन समास कहलाएगा द्विगु समास कहलाएगा। कौन समास कहलाएगा द्विगु समास। अब आइए अगला समास हमारा है द्वंद्व समास, 5वां नंबर। तो कहता है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर और या आ लग जाए। क्या क्या समास विग्रह पर लगेगा, और या। इसे देखिए, माता पिता दोनों पद प्रधान है। ठीक है, इसको आप समास विग्रह कैसे करेंगे, माता और पिता। अब देखिए समास विग्रह करें तो बीच में कुछ आया और आया, तो अगर कोई शब्द का समास विग्रह आप करते हैं और अगर और आ जाए तो आपको एकदम डायरेक्ट समझ लेना है वो हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसे देखिए, पाप पुण्य, पाप और क्या आपका पुण्य, तो पाप पुण्य को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, पाप या पुण्य, पाप या कुछ आपका पुण्य। ठीक है, तो इसमें देखिए या आया कि नहीं आया, पाप या पुण्य। ठीक है, ये आपका कौन सा समास कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। तो इसका पहचानने का एक और ट्रिक है, अगर कोई शब्द लिखे हैं और शब्द के बीच में हाइफन दिया गया है, क्या दिया रहे हाइफन, तो समझ लेना है कि वो हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। या आप वैसे शब्द को पहचानिए जिसको समास विग्रह तोड़ने पर और आ जाए, क्या आ जाए और, या तो फिर क्या आ जाए या आ जाए, तो समझ लेना है कि कौन सा समास है आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, उसमें दोनों पद प्रधान रहेगा। इसे देखिए उदाहरण, नदी नाले, देखिए बीच में हाइफन है कि नहीं है, नदी और नाला कौन समास द्वंद्व समास। पाप या पुण्य कौन सा समास द्वंद्व समास। देखिए सबके बीच में हाइफन है, देश विदेश, सुख दुख, ऊंच नीच, आगे पीछे, नाक कान, भला बुरा, भला या कुछ आपका बुरा। अच्छा, पाप पुण्य को पाप और पुण्य होगा, पाप और पुण्य, या कर दिए, या नहीं होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा पाप, पाप और पुण्य होता है। ठीक है, पाप और कुछ आपका पुण्य। ठीक है, इसमें आपका और आया तो कौन सा समास कहलाएगा आपका द्वंद्व समास। इसमें देखिए सारे में आपको बीच में हाइफन नजर आ रहा है। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, देश और विदेश, ऊंचा और नीचा, आगे और पीछे, कान और ना, सब में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ आपका यह आया भला या कुछ आपका बुरा, और सब के बीच में क्या लगा हुआ है हाइफन। तो कहीं भी आपको हाइफन नजर आ जाए तो समझ जाना है कि हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है बाबू, द्वंद्व समास। ठीक है, और दोनों पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे सवाल में
कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं, तो उस समास को कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। कौन समास कहेंगे, द्वंद्व समास। चलिए अब बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। तो देखिए बहुब्रीहि समास कहता है कि जिस समस्त पद, ठीक है, जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें उसमें बहुब्रीहि समास होता है। देखिए बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं रहेगा और जो दोनों पद जो मिलेगा वो कोई तीसरा व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति को क्या करेगा, दर्शाएगा, तब हम उसे कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर जो है कोई तीसरा व्यक्ति को क्या करेगा, दर्शाएगा, तब हम उसे कौन समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसे देखिए अगर हम लंबोदर बोल दे, लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को, ठीक है, दूसरा व्यक्ति को क्या कर रहा, दर्शा रहा है। लंबोदर मतलब कौन होगा, गणेश होगा। तो यहां पर लंबोदर जो है वो कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि का समास कहलाएगा। ठीक है, जैसे दशानन, इसमें तो संख्या है, 10 सिरों का समाहार को बोलेंगे दशानन, पर दशानन जो है हम किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को। तो यहां पर आपका जो दशानन आएगा वो कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। देखिए कुछ कुछ हम उदाहरण लिए हैं। लंबोदर, लंबोदर किसको कहेंगे, गणेश जी को कहेंगे, तो यहां पर लंबोदर कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। दशानन किसको कहते हैं, रावण को, तो यह हमारा कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। चक्रपाणि किसको कहते हैं, विष्णु को, ठीक है, जिसके पानी का मतलब होता है हाथ, ये पानी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। कहीं पर अगर आपको ऐसा पानी लिखा है, ठीक है, तो आप समझिएगा इस पानी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो जिसके हाथ में चक्र हो तो हमारा कौन है, विष्णु है। महावीर किसको कहा, महावीर, जो वीरों में वीर है, महावीर, महावीर किसने कहा गया, हनुमान को। तो ये हमारा कौन समास कहलाएंगे, आपके बहुब्रीहि समास। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका समास विग्रह तो होगा, हम ये नहीं करें कि नहीं होगा, लेकिन इन सारे समास विग्रह करने पर कोई तीसरा व्यक्ति को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, तब हम उसे कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। इस चतुर्भुज, चतुर्भुज कहा गया किसको, विष्णु को। इसे कहा गया बाबू, विष्णु को। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में हेड, ठीक है, जो मंत्री का हेड, जिसे हम कहते हैं मंत्रियों में हेड, तो मंत्रियों में हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। तीसरा व्यक्ति को रिलेट कर रहे हैं कि मंत्री में हेड यहाँ पर दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, प्रधानमंत्री कहा गया। पंकज किसे कहा गया, कमल को। गिरिधर किसको कहा गया, कृष्ण को कहा गया। तो ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जो तीसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, इसलिए सारे शब्द क्या हमारे हैं, बहुब्रीहि समास। चलिए हम एक बार पूरा आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है, कौन कौन शब्द कैसे कैसे होगा से, ठीक है। देखिए एक बार फिर से अविभाव समास पहचानने का नियम, तत्पुरुष समास, सबको एक बार जल्दी से देखते हैं। देखिए अविभाव समास में क्या बोले कि जिस समास शब्द का अवयव अगर शुरुआत हो किस किस से, यथा से, प्रति से, आ से, भर से, अनु से, नीर से, प्रा से और किससे, बे से, यावत से और हर से, तो ये सारे शब्द के जो अवयव जो इन सब अवयवों से स्टार्ट होंगे तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, अविभाव समास कहलाएंगे। ठीक है, जिन शब्दों का शुरुआत जो है यथा, प्रति, आ, भर, अनु, नीर, प्रा, बे, यावत, हर अवयव से शुरू होगा उसे हम कौन समास कहेंगे, अविभाव समास कहेंगे। चलिए तत्पुरुष समास कहें किसको, कि अगर तत्पुरुष समास है और उसका आप समास विग्रह किए तो अगर समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए तब हम उसे कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। बस बीच में कौन सा चिन्ह आपको देखना है, कारक चिन्ह देखना है। कारक चिन्ह आपको कौन कौन होगा, को, से, कोलिए, से, का, के, की, में, पर। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा आपका हुआ नई समास बताएं। तो नई समास तो शुरुआतें कहें बाबू कि जिस शब्द का शुरुआत जो है आ, अन, ना और गैर और ना अक्षर से हो जाए, वो जो चीज आ, अन, ना, गैर और किससे, ना से शुरू होगा तब उसे हम कौन सा समास कहेंगे, नई समास कहेंगे। अब देखिए आगे हमारा है अगला कर्मधारय समास।
तो बोले क्या कि जिस समास में जो है विशेषण विशेष आ जाए बाबू, किसी चीज की विशेषता बतलाएं हम, तब वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधार समास कहलाएगा। अगला हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास बताएं क्या? संख्या का बोध होना चाहिए। 4 5 6 2 8, इसे अठान्नी कहा दिया, अठान्नी। ठीक है, अठान्नी मतलब 8 हुआ। 8 मतलब कौन सा समास? द्विगु समास। संख्या है आपका, तो संख्या का बोध कराएगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आगे देखिए द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में क्या लगा रहेगा? हाइफन लगा हो बाबू, तब वो कराम कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। बीच में क्या लगाना चाहिए? हाइफन, और दोनों पद क्या होना चाहिए? प्रधान, तो उसे कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। अब देखिए आगे हमारा बहुब्रीहि समास। तो वह क्या बोले बहुब्रीहि समास में कि जिससे कोई तीसरा व्यक्ति को इंडिकेट हो जाए, तब उसे हम कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, आपको शब्द कोई लिखा, उससे शब्द का अर्थ कोई तीसरा व्यक्ति को संबोधित करेगा, तब वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। आपको बहुब्रीहि समास के कुछ कुछ उदाहरण है, इसको याद कर लेना है। इसमें आपका मान लीजिए कि पूछ दिया बिना पानी, कौन सा समास है? बिना का बिना और क्या आपका? पानी। ठीक है, तो जिसके हाथ में बीना है तो ये आप कौन है? सरस्वती है। तो बिना पानी सरस्वती को कहा गया है, इसलिए ये आपका बिना पानी जो है वो आपका कौन सा समास हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति को इंडिकेट कर दिया, ये कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से और है, पीताम्बर है, ठीक है, नीलांबर है, ठीक है, नीलांबर या नीलकंठ कह दिया, तो नीलकंठ किनको कहा गया है? शंकर जी को कहा गया है। ठीक है, तो ये नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू से आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करिए, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 बाय 1 करके। चलिए यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहेगा समास में, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको क्या समस्या है, उस पर हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और यदि हमको आपका बताया हुआ हमारा चीज आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।